गीता के पीछे का विज्ञान कालचक्र से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? गीता के भगवान का वैज्ञानिक महत्व क्या है? अध्यात्म क्या है, क्यों है और कब आवश्यक है? ऊपर दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित एक ही फ्रेम या स्क्रीन में दिया गया है, जिसमें फिजिक्स, फॉर्मूला, सिंबल्स वाले डायग्राम, एनिमेशंस और लॉजिक का उपयोग किया गया है। विवरण पूरी तरह तभी समझे जा सकते हैं जब उन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखा जाए और कॉस्मिक साइकिल के लिए एक्रोनिम हेल्प वीडियो देखने के बाद समझा जाए। प्रस्तुति को अनुमानित अवधि सहित 6 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1, क्या गीता का विज्ञान कालचक्र का संकेत देता है? फिजिक्स 20 मिनट। भाग 2, कालचक्र के 7 नियम। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स 10 मिनट। भाग 3, गीता के वास्तविक भगवान कौन हैं? मेटाफिजिक्स 25 मिनट। भाग 4, सच्ची गीता पर आधारित आध्यात्मिक नियमों का अवलोकन 15 मिनट। भाग 5, फिजिक्स के नियम। संदर्भ 20 मिनट। भाग 0, संक्षिप्ताक्षरों का विस्तार। पूर्वापेक्षा 15 मिनट। भाग 1, क्या गीता का विज्ञान कालचक्र का संकेत देता है? ड्रामा हमारी आत्माओं की यात्रा है। हम सोल वर्ल्ड से आते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में प्रकृति के साथ पहले से तय नियम के अनुसार इंटरैक्ट करते हैं। ड्रामा का इतिहास वाला पार्ट टाइम डायमेंशन है, जो 4 युगों से मिलकर बनता है, जबकि भूगोल वाला पार्ट स्पेस डायमेंशन है, जो सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड से मिलकर बनता है। ह्यूमन वर्ल्ड यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जो 5 तत्वों से बना है। यूनिवर्स और सोल वर्ल्ड थर्मोडायनेमिक बाउंड्री के कारण एक दूसरे से अलग हैं। पुरुष या मानवात्मा इस ड्रामा का मुख्य अभिनेता है। इसमें आत्मधर्म, स्वधर्म या मूल संस्कार नामक आंतरिक गुण होते हैं। इनमें 7 गुण शामिल हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इसे क्यू यानी क्वालिटी द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हरे रंग में दिखाया गया है और यह आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का भाग है। क्यू का अर्थ है इमोशनल कोशेंट, जिसका अर्थ सोल पावर या रेजिलियंस है। इसका अर्थ यह भी है कि आंतरिक विश्व भावनात्मक रूप से बाहरी विश्व से स्वतंत्र हो। कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न विचार आत्मा की एनर्जी होते हैं। विचारों की एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप होती है। ड्रामा की बिल्ट इन स्क्रिप्ट अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड होती है। संस्कार, जो आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं, हार्ड डिस्क की तरह स्थायी स्मृति होते हैं, जबकि माइंड और बुद्धि, जो आत्मा के कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं,
मेमोरी की तरह अस्थायी स्मृति होते हैं। संस्कार कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। माइंड विचार उत्पन्न करता है और बुद्धि निर्णय लेती है व दृश्यांकन करती है। प्रकृति या पंचभूत ड्रामा का दूसरा अभिनेता है। यह थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करती है। एनर्जी की मात्रा स्थिर रहती है। यह एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एनर्जी की क्वालिटी एंट्रोपी के नियम के अनुसार समय के साथ लगातार घटती जाती है। समय के प्रवाह के साथ हर चीज़ स्वाभाविक रूप से नई से पुरानी की ओर और व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर परिवर्तित होती जाती है। प्रकृति का व्यवहार हीट इंजन की दो अवस्थाओं जैसा है, एक आइडियल अवस्था और एक रियल अवस्था। आइडियल अवस्था में इंजन फ्रिक्शन रहित होता है। समय के साथ जब फ्रिक्शन शामिल होता जाता है तो इंजन धीरे धीरे रियल अवस्था में आ जाता है। इसके परिणामस्वरूप इंजन की एफिशिएंसी अर्थात प्रकृति की क्वालिटी समय के साथ लगातार और घटती जाती है। प्रकृति की एनर्जी के रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कॉन्शियस माइंड के माध्यम से किए गए अवलोकन से नियंत्रित होती है, क्योंकि पुरुष का कॉन्शियस माइंड केवल ठोस और भौतिक चीज़ों को ही समझ पाता है। इसलिए प्रकृति का अनुभव भौतिक रूप में होता है। परंतु वास्तव में प्रकृति का व्यवहार अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट द्वारा नियंत्रित होता है। यह तथ्य क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा प्रमाणित है। यात्रा का ग्राफिक स्पष्टीकरण एक्स एक्सिस यात्रा का समय दर्शाता है, जबकि वाई एक्सिस आध्यात्मिक तथा भौतिक एंट्रोपी के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों की समान रूप से घटती हुई क्वालिटी को दर्शाता है। इसकी पुष्टि क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से की जानी है। पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रकृति की क्वालिटी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट को नियंत्रित करता है। प्रकृति की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी है, जबकि पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो निकाला जाना है वह विकार होने वाला है। एक पूर्व निर्धारित धर्म आधारित उल्टा ह्यूमन सोल ट्री सोल वर्ल्ड में विद्यमान है, जो प्रत्येक आत्मा का उसके सोल पावर के उल्टे क्रम में गृहपता दर्शाता है। यात्रा सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर प्रथम जन्म के माध्यम से शुरू होती है। यह आकर्षण के नियम के अनुसार होती है, जब पुरुष की सोल पावर प्रकृति के चार्ज के बराबर हो जाती है।
तब सोल वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या घटती है और ह्यूमन वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या बढ़ती है। इससे ह्यूमन वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद मृत्यु और जन्म का नियम लागू होता है, जो मानव शरीर के ड्रेस और एड्रेस के परिवर्तन के समान है। जन्म धर्म हर जन्म में बदल सकता है, जैसे शरीर का नाम बदलता है, जबकि आत्मधर्म, जो प्रत्येक आत्मा से जुड़ा होता है, पूरी आत्मयात्रा के दौरान वही रहता है, जैसे आत्मा का क्रमांक वही रहता है। यात्रा के दौरान मानव धर्मों और सभ्यता की क्वालिटी में गिरावट आती जाती है, क्योंकि आत्मधर्म, जो प्रत्येक आत्मा की मूल क्वालिटी है, उसमें भी गिरावट आती जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, लुब्रिकेटेड हरा क्षेत्र पहले 2 सर्कल में धीरे धीरे कम होता दिखाया गया है, क्योंकि पहले 2 युग अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग में उसका उपभोग होता है। यह सोल कॉन्शियस अवस्था की स्क्रिप्ट इसके अनुसार है। इसके बाद अगले 2 सर्कल, जो अगले 2 युग अर्थात कॉपर और आयरन युग को दर्शाते हैं, उनमें यह हरा क्षेत्र और अधिक कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जाता है। यह फ्रिक्शन डायग्राम में काली लेयर के रूप में दिखाया गया है। यह बॉडी कॉन्शियस अवस्था की स्क्रिप्ट बी के अनुसार है। हरा क्षेत्र प्रकृति की लुब्रिकेशन को दर्शाता है या उसके समतुल्य पुरुष का इमोशन कोशेंट अर्थात सोल पावर, जबकि काला क्षेत्र प्रकृति के फ्रिक्शन को दर्शाता है या उसके समतुल्य पुरुष के विकारों को। इसे थर्मोडायनामिक्स के आधार पर हीट इंजन की 2 अवस्थाओं, आइडियल और रियल, का उपयोग करके सिद्ध किया जाएगा और इन्हें सोल इंजन से संबंधित किया जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुरुष की क्वालिटी की अवगति प्रकृति की क्वालिटी की गिरावट को नियंत्रित करती है। आइडियल अवस्था अर्थात निर्विकारी विश्व में यह गिरावट का प्रभाव बाहरी वातावरण के कारण होता है, जहां सोल पावर लगातार घटती जाती है और आसपास आत्माओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जबकि रियल अवस्था अर्थात विकारी विश्व में यह प्रभाव पुरुष के आंतरिक विकारों के कारण और अधिक बढ़ जाता है और वही प्रकृति की एंट्रोपी को बढ़ाते हैं। आइडियल, निर्विकारी, डिटर्मिनिस्टिक, सोल कॉन्शियस विश्व में विशिष्ट आत्माओं की यात्रा 2 युगों अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग से मिलकर बनी है। डिटर्मिनिस्टिक विश्व का अर्थ है केवल और हमेशा सुख अर्थात स्वर्ग। आंतरिक विश्व में केवल आत्मधर्म होता है, जो बाह्य विश्व में कर्म के रूप में प्रकट होता है। यहाँ कर्म 0 होता है, अर्थात इसे अकर्म कहा जाता है। ग्राफ में इस यात्रा को लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यात्रा के दौरान जन्मों की प्रक्रिया में आत्मा का शरीर के साथ लगाव बढ़ता है।
इस प्रकार आत्मा धीरे धीरे आत्मा के स्थान पर शरीर के रूप में पहचानी जाने लगती है। इसे बॉडी कॉन्शियस अर्थात खुद की पहचान का भ्रम अर्थात माया कहा जाता है। यह यात्रा सोल कॉन्शियस से बॉडी या रोल कॉन्शियस की ओर होती है। इसे पुरुष की क्वालिटी का सतो से तमो की ओर परिवर्तन माना जाता है। परिणामस्वरूप आत्मा का आंतरिक आत्मधर्म जो वास्तविक समस्त सुख है और जो आत्मा के आंतरिक विश्व में रिकॉर्डेड होता है, भुला दिया जाता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड अंत में आया, पहले गया के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। परंतु यह सुख आत्मा के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी है। जिस प्रकार वायु, जल आदि मानव शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार अब आंतरिक विश्व के स्थान पर बाहरी विश्व से समस्त कृत्रिम सुख प्राप्त किया जाता है। यह काम और मोह और लोभ के रूप में होता है, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ने पर अहंकार या अभाव से क्रोध विकार का अर्जन होता है। परिणामस्वरूप विकार, जो काली लेयर के रूप में दर्शाया गया है, आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनता जाता है और यात्रा के दौरान अर्जित संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड होता है। इस प्रकार पुरुष निर्लेप नहीं रहता और वह पाप या पुण्य आत्मा के रूप में पहचाना जाता है। अर्जित संस्कार अगले जन्मों में शरीर और आत्मा दोनों में प्रतिबिंबित होते हैं। 7 गुणों और शरीर की 7 अंग प्रणालियों के बीच सहसंबंध है। ज्ञान का संबंध तंत्रिका तंत्र से है। पवित्रता का संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से है। शांति का संबंध श्वसन तंत्र से है। प्रेम का संबंध हृदय तंत्र से है। सुख का संबंध पाचन तंत्र से है। आनंद का संबंध अंतःस्रावी तंत्र से है। शक्ति का संबंध मांसपेशी और अस्थि तंत्र से है। रियल, विकारी, इंडिटर्मिनिस्टिक, बॉडी कॉन्शियस विश्व में समस्त आत्माओं की यात्रा 2 युगों अर्थात कॉपर और आयरन युग से मिलकर बनी है। आंतरिक विश्व में अब विकार आ चुके हैं। ये विकार मूल संस्कार को प्रभावित करते हैं, अंत में आया, पहले गया के अनुसार, और यह बाहरी विश्व में कर्म के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। यह कर्म नेगेटिव माने जाते हैं या इन्हें विकर्म कहा जाता है। इंडिटर्मिनिस्टिक का अर्थ है कि कर्मिक गति गुह्य होती है। इसका अर्थ यह है कि इसमें सुख और दुख दोनों होते हैं। इस यात्रा की गिरावट का रुझान धार्मिक संस्थापकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये धार्मिक संस्थापक समय समय पर सोल वर्ल्ड की विभिन्न धार्मिक शाखाओं से अवतरित होते हैं, जैसे इब्राहिम इस्लाम से, महावीर जैन से, बुद्ध बौद्ध से, क्राइस्ट क्रिश्चियन से, शंकराचार्य संन्यास से, मोहम्मद मुस्लिम से, नानक सिख से, इत्यादि। इसका प्रभाव काली बिंदीदार रेखा के रूप में दर्शाया गया है, जो आगे चलकर पूरी रेखा में परिवर्तित हो जाती है। इससे यात्रा की ढलान कम हो जाती है, अर्थात सतो से तमो की ओर आध्यात्मिक गिरावट धीमी हो जाती है। यह एक प्रकार से ब्रेक लगाने के समान है। यह ब्रेक या तो संन्यास मार्ग की पवित्रता द्वारा लगाया जाता है
अथवा कुछ हद तक जन्म धर्म के आधार पर भक्ति मार्ग का अनुसरण करके। प्रत्येक युग में अधिकतम जन्मों की संख्या दिखाई गई है। गोल्ड युग में 8 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु 150 वर्ष होती है। सिल्वर युग में 12 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु 100 वर्ष होती है। कॉपर युग में 21 तथा आयरन युग में 42 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु अनिश्चित होती है, अर्थात अमरत्व नहीं होता। कुल मिलाकर 83 जन्म होते हैं। पुरुष सोल कॉन्शियस निर्विकारी विश्व अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग की यात्रा के दौरान केवल बाहरी डिटर्मिनिस्टिक कारणों के अनुसार डिस्चार्ज होता है, जबकि बॉडी कॉन्शियस विकारी विश्व अर्थात कॉपर और आयरन युग की यात्रा के दौरान पुरुष अधिक रूप से डिस्चार्ज होता है। यह अतिरिक्त डिस्चार्ज आंतरिक विकारों के अर्जन के कारण होता है। सूत्र पुरुष के विकारों में वृद्धि प्रकृति की एंट्रोपी में वृद्धि करती है। यह आगे चलकर थर्मल डेथ की ओर ले जाता है, जो एक प्रकार से विश्व के अंत के समान है। यह समस्त यात्रा सुख और दुख के न्यायसंगत वितरण को दर्शाती है। यह वितरण सभी आत्माओं पर लागू होता है जो सतों से तमों की ओर यात्रा कर रही होती हैं। यह क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल जैसे फिजिक्स के नियमों द्वारा प्रमाणित है। उदाहरण, भारतीयों और यूरोपियनों के बीच सुख और दुख का समस्त वितरण। यह ह्यूमन वर्ल्ड में संबंधित आत्माओं के प्रवेश समय के अनुसार होता है। भारतीयों के लिए लाल प्रवेश रेखा दर्शाई गई है और यूरोपियनों के लिए काली प्रवेश रेखा दर्शाई गई है। सभी शाश्वत चीजें जैसे दिन, वर्ष, कल्प या कालचक्र साइक्लिक होती हैं। ये सभी 4 भागों से मिलकर बनी होती हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 ऋतुओं का एक वर्ष और 4 युगों का एक कल्प या कालचक्र माना जा सकता है। हालांकि कल्प या कालचक्र का युग भाग मानव आत्मा के जीवन काल से परे होता है, इसलिए इसका साइक्लिक स्वभाव मानव आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन यह केवल परमात्मा को दिखाई देता है या ज्ञात होता है, क्योंकि परमात्मा जीवन और मृत्यु के साइकिल से परे है। जैसा कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, उसी प्रकार कल्प या कॉस्मिक साइकिल भी दोहराया जाना चाहिए। कॉस्मिक स्क्रिप्ट साइक्लिक होती है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार है। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार स्क्रिप्ट को सीधी रेखा मानने वाले सिद्धांत को अमान्य करती है। इसे आगे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पुनः प्रमाणित किया जाता है।
यात्रा तभी साइक्लिक हो सकती है जब ग्राफ में y एक्सिस का वैल्यू अर्थात पुरुष का विकार और प्रकृति की एंट्रोपी शून्य हो जाए। फिजिक्स के अनुसार प्रकृति की एंट्रोपी सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए यह अपने आप शून्य नहीं हो सकती। इसके लिए मेटाफिजिक्स को फिजिक्स पर अतिक्रमण करना होगा। यह पुरुष के विकार को शून्य कर देती है, जिससे प्रकृति की एंट्रोपी भी शून्य हो जाती है। यह एक पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर होता है, क्योंकि पुरुष का विकार प्रकृति की एंट्रोपी को नियंत्रित करता है, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अनुसार है। ग्राफ में मेटाफिजिक्स सत्ता के लिए एक प्लेस होल्डर दिखाया गया है तथा एक भूरे रंग की बिंदीदार उल्टी दिशा वाली यात्रा रेखा भी दर्शाई गई है, जो समय एक्सिस को पूर्व निर्धारित समय अंतराल कैपिटल T पर काटती है। यह दर्शाता है कि यात्रा या ड्रामा साइक्लिक है, अर्थात यह एक शाश्वत कालचक्र है। भाग 2 कालचक्र के 7 नियम। वर्ल्ड ड्रामा अर्थात प्रत्येक आत्मा की समय रेखा रेखीय नहीं बल्कि एक शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र है। यह सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल और जनरल, थर्मोडायनामिक्स और मेटाफिजिक्स के 7 नियमों के आधार पर सिद्ध किया गया है। नियम 1 पुरुष का कॉन्शियस माइंड प्रकृति को नियंत्रित करता है। यह बात क्वांटम फिजिक्स के बिफोर ऑब्जर्वेशन डबल स्लिट प्रयोग से समझी जाती है। सिद्धांत संकल्प से सृष्टि या प्रकृति। नियम 2 पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट प्रकृति को नियंत्रित करती है। क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आफ्टर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट के अनुसार कॉज और इफेक्ट का सीधा कोरिलेशन स्पष्ट नहीं दिखता। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति एक प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट के अनुसार चलती है। वही स्क्रिप्ट हर पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्डेड होती है। पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड की स्क्रिप्ट कॉन्शियस माइंड के संकल्प को जनरेट करती है, इसलिए फ्री विल नहीं होती। यह बात न्यूरोसाइंस में लिबेट एक्सपेरिमेंट से भी प्रमाणित होती है। निष्कर्ष पुरुष की अनकॉन्शियस माइंड स्क्रिप्ट कॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करती है और कॉन्शियस माइंड संकल्प उत्पन्न करता है। संकल्प आगे चलकर प्रकृति को प्रभावित करता है। नियम 3 पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है। यह प्रकृति की स्क्रिप्ट एक लिनियर वर्ल्ड लाइन होती है, जो 4 डायमेंशनल स्पेस-टाइम के इवेंट पॉइंट्स X, Y, Z और T से मिलकर बनी होती है। यह बात क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार समझाई जाती है। नियम 4 एनर्जी की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन एनर्जी की क्वालिटी हमेशा घटती रहती है। अर्थात प्रकृति की क्वालिटी समय के साथ लगातार कम होती जाती है।
हीट इंजन की दो अवस्थाओं के अनुसार, जहां एफिशिएंसी एनर्जी लॉस को दर्शाती है, सिस्टम आइडियल, डिटरमिनिस्टिक, एक्सटर्नल ओनली और फ्रिक्शनलेस स्टेट से बदलकर रियल, नॉन डिटरमिनिस्टिक, इंटरनल इंक्लूसिव और फ्रिक्शन वाली स्टेट में आ जाता है। यह परिवर्तन एंट्रोपी के नियम यानी थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार होता है। पिछले नियमों के अनुसार पुरुष की क्वालिटी प्रकृति की क्वालिटी को नियंत्रित करती है। प्रकृति की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी है। पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट विकार के रूप में निकाला जाएगा। नियम 5, प्रकृति की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी S है। यह पुरुष की क्वालिटी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट अर्थात विकार से संबंधित है, जिसे ब्लैक लेयर द्वारा दर्शाया गया है। हीट इंजन की इंडिटरमिनिस्टिक अवस्था विकारी विश्व से संबंधित है, जिसे काले रंग से दिखाया गया है, जबकि हीट इंजन की डिटरमिनिस्टिक अवस्था निर्विकारी विश्व से संबंधित है, जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है। एंट्रोपी टाइप का संबंध इस प्रकार समझा जाता है। थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी में परिवर्तन यानी दो स्टेट्स के बीच एंट्रोपी का डिफरेंस फिर कैपिटल S यानी स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी से संबंधित होता है, जो प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद यह कैपिटल H यानी इंफॉर्मेशन एंट्रोपी से संबंधित होता है, जिसे बाइनरी ट्री और मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया जाता है। इंफॉर्मेशन का अर्थ मेमोरी और प्रोसेसिंग है, अर्थात मस्तिष्क या आत्मा। अंततः यह पुरुष के विकार से संबंधित हो जाती है। नियम 6, यह सभी पूर्ववर्ती फिजिक्स नियमों पर आधारित एक लिनियर और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, जो सभी आत्माओं पर समान रूप से लागू होती है। इसमें समय के साथ आत्मा की क्वालिटी यानी इमोशनल कोशेंट निरंतर घटती रहती है, क्योंकि पुरुष की क्वालिटी यानी विकार बढ़ता है और वही प्रकृति की क्वालिटी यानी एंट्रोपी को भी बढ़ाता है। यह प्रक्रिया अंततः थर्मल डेथ तक ले जाती है। नियम 7, लॉ ऑफ साइकिल। पृथ्वी का मास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार 4 डायमेंशनल प्लेन फैब्रिक में प्रभाव उत्पन्न करता है। यह प्रभाव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार ज्योमेट्रिकल कर्वेचर उत्पन्न करता है, अर्थात साइकिल बनाता है। निष्कर्ष, प्रकृति की स्क्रिप्ट लिनियर न रहकर साइकिल में परिवर्तित हो जाती है। नियम 3 के अनुसार जब पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है, तो यह निष्कर्ष भी निकलता है कि पुरुष की स्क्रिप्ट भी साइकिल है। यह बात क्वांटम फिजिक्स द्वारा पुनः प्रमाणित होती है। डबल स्लिट ऑब्जर्वेशन में बिफोर ऑब्जर्वेशन का क्लॉकवाइज और आफ्टर ऑब्जर्वेशन का एंटी क्लॉकवाइज दोनों रिजल्ट एक से आते हैं।
नियम 6, जो संयोगवश थर्मल डेथ की ओर जाने वाली सीधी रेखा है, को मेटाफिजिक्स एंटिटी द्वारा अमान्य कर दिया जाता है। वह वाई एक्सिस का वैल्यू शून्य कर रेखा की दिशा को उलट देती है। यही नियम 7 है साइकिल का नियम। वाई एक्सिस यानी पुरुष की क्वालिटी अर्थात विकार जब शून्य हो जाती है, तब प्रकृति की क्वालिटी यानी एंट्रोपी भी शून्य हो जाती है। तब ग्राफ में यह लाइन x यानी टाइम एक्सिस को इंटरसेक्शन पॉइंट पर काटती है, जिसे पॉइंट कैपिटल T कहा गया है। यही पॉइंट कैपिटल T 5000 वर्ष के बराबर माना गया है और यही शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र की अवधि है। भाग 3, गीता के वास्तविक भगवान कौन है? मेटाफिजिक्स सत्ता ड्रामा का तीसरा अभिनेता है, जिसे परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर कहा जाता है। यह मानवात्मा है, जिसका आत्मधर्म क्यों अनंत होता है। इसका आत्मा क्रमांक 0 होता है और इसी कारण इसे सुप्रीम सोल, शिव कहा जाता है। यह हर मानव आत्मा का पिता है और मानव आत्मा वृक्ष की जड़ है। यह शास्त्रों में बताए अनुसार सर्वव्यापी नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से कम होती है। यह एकमात्र आत्मा है जो अन्य मानव आत्माओं को चार्ज करने में सक्षम है, क्योंकि इसके पास कोई शरीर नहीं होता। यह जीवन मृत्यु साइकिल में नहीं आता और इसलिए इसमें कोई विकार नहीं जुड़ता, क्योंकि यह हमेशा सोल वर्ल्ड में रहता है, जो यूनिवर्स या एंट्रोपी सीमा से परे है। यूनिवर्स के भीतर अन्य सभी चीज़ों को आध्यात्मिक और भौतिक एंट्रोपी के नियम का पालन करना होता है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ सब कुछ स्वाभाविक रूप से डिस्चार्ज होता रहता है। अन्य प्रत्येक आत्मा या पुरुष के लिए फ्रीक्वेंसी 0 से अधिक होती है, अर्थात वे हमेशा डिस्चार्ज होते रहते हैं। परम पुरुष पुरुष को शुद्ध करता है, विकार को शून्य करके, और उसके परिणामस्वरूप प्रकृति की एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। यात्रा की दिशा बदलकर इस प्रकार कॉस्मिक साइकिल पूर्ण होता है। धर्मस्थापक काली रेखा की ढलान को कम कर देता है। इस प्रकार वह कॉस्मिक साइकिल की अवधि बढ़ाने में योगदान देता है और बैटरी बैकअप की तरह काम करता है, जबकि परम पुरुष चार्जर की तरह कार्य करता है, और वही इस ड्रामा को कॉस्मिक साइकिल अर्थात कालचक्र बनाने के लिए उत्तरदायी है। गीता के यदा यदा श्लोक में वर्णित परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर का अवतरण विकारी विश्व से निर्विकारी विश्व में साइकिल परिवर्तन के संधिकाल में होता है। इस संधिकाल को संगम, डायमंड, ट्रांजिशन या गीतायुग कहा जाता है। उद्देश्य यह है कि ज्ञान मुरली अर्थात सच्ची गीता के द्वारा मानव आत्माओं को चार्ज किया जाए, क्योंकि परम पुरुष जो बीज है मानव वृक्ष के इतिहास का एकमात्र ज्ञाता है।
एंजल वर्ल्ड अर्थात तीसरी दुनिया यानी सूक्ष्म वतन अस्थायी रूप से बनाई जाती है ताकि परिवर्तन का कार्य किया जा सके। यह कार्य शिव के सहयोगार्थ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एनर्जी बॉडी या सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। यह परिघटना कुछ शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु के अंतिम कल की अवतार के रूप में भी उल्लेखित है। अवतरण का सिद्धांत यह है कि एक शरीर में दो आत्माएं हो सकती हैं। यह सिद्धांत धार्मिक संस्थापकों और परम पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक संस्थापक जैसे क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर की आत्माएं क्रमशः यीशु, गौतम और वर्धमान के मानव शरीरों में अवतरित होती हैं। इसी प्रकार परम पुरुष, परमात्मा या शिव की आत्मा ब्रह्मा के मानव शरीर में अवतरित होती है, जहाँ ब्रह्मा केवल माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। साइकिल का आध्यात्मिक या सेटलमेंट भाग प्रत्येक आत्मा के लिए अनिवार्य है, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद मानव जन्म प्राप्त होना एक अद्वितीय या दुर्लभ अवसर माना जाता है। वास्तविकता यह है कि आत्मा योनि नहीं बदलती और मानव आत्मा प्रति साइकिल अधिकतम 84 जन्म ही लेती है। परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर को पहचानने का यह अवसर इसी साइकिल में अभी उपलब्ध है। यह केवल एक अंतिम, लॉजिकल या अलौकिक, ज्ञान आधारित 84वें जन्म के दौरान होता है, न कि जैविक जन्म के रूप में। यह जन्म प्रत्येक आत्मा के लिए डायनेमिक और विशिष्ट होता है, जैसा कि ग्राफ में पीले बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। कॉस्मिक साइकिल की अवधि के विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ इसे 5000, कुछ 10,000, कुछ 4000 और कुछ 6000 वर्षों का मानते हैं। जेम्स बाइबल के अनुसार क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग अस्तित्व में था, यानी 2000 और 3000 जोड़ने पर 5000 वर्ष होते हैं। कलियुग या आयरन युग 1200 दिव्य वर्षों का माना गया है। साथ ही 50 वर्षों का संक्रमण काल भी माना गया है, अर्थात 1250 गुणा 4 युग यानी 5000 वर्ष, यदि सभी युग समान अवधि के हों। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार लगभग 4000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या लगभग 0 थी। कल की घटना हर 6000 वर्षों में दोहराई जाती है। खगोलशास्त्र के अनुसार यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर तीसरे परिक्रमण से संबंधित है। विश्व और सूर्य के व्यास का रेशियो लगभग 100 है। इसलिए सतह एरिया का रेशियो 10,000 है। सूर्य की सतह को स्कैन करने के लिए विश्व को 10,000 वर्ष लगते हैं। सत्य यह है कि कॉस्मिक साइकिल की अवधि कैपिटल T यानी 5000 वर्ष है और प्रत्येक युग की अवधि 1250 वर्ष है। संगम युग में दुर्लभ अवसर की अधिकतम अवधि 100 दिव्य वर्ष मानी गई है, जो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा की आयु के समान है। संगम युग की अवधि कलियुग या आयरन युग के साथ ओवरलैप करती है, जो 100 कैलेंडर वर्ष होती है। तत्वम: संगम युग को दुर्लभ क्यों माना जाता है?
डायग्राम में पीला बिंदु कॉस्मिक साइकिल के वर्तमान समय को दर्शाता है। एक साइकिल में 84 जन्म पाने की संभावना 10,000 में एक आत्मा की मानी गई है। स्वर्ण युग में जन्म पाने की संभावना 500 में एक आत्मा की है और रजत युग में जन्म पाने की संभावना 30 में एक आत्मा की है। जितनी जल्दी कोई आत्मा परम पुरुष को पहचान ले, उतना ही उसके लिए अच्छा है। जितनी अधिक संभावना होती है, उतना ही बेहतर प्रारब्ध बनता है। इसलिए इसे एक दुर्लभ जन्म कहा जाता है। पवित्रीकरण अर्थात आत्मधर्म की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त करना या विकार को शून्य करना, कॉस्मिक साइकिल को पूर्ण करने की एक पूर्व शर्त है, ताकि शुद्ध सोल वर्ल्ड में प्रवेश करके साइकिल पूरी हो सके। यह प्रक्रिया उल्टे क्रम में होती है। पहला, अंतिम 2 युग अर्थात आयरन और कॉपर युग में अर्जित हुई ब्लैक लेयर यानी विकार को राजयोग द्वारा घटाना। दूसरा, प्रथम 2 युग अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग में जो मूल चार्ज कम हुआ था, उसे पुनः प्राप्त करना। साथ ही प्रारब्ध की स्क्रिप्ट बनाना जो आत्मा पिता अर्थात सुप्रीम सोल से निर्विकारी डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड या स्वर्णिम भारत की विरासत प्राप्त करने के समान है। सिद्धांत संस्कार में परिवर्तन के द्वारा संसार में परिवर्तन अर्थात विकारी विश्व से निर्विकारी विश्व की ओर परिवर्तन। ये दोनों कार्य सोल कॉन्शियस से गॉड कॉन्शियस बनने पर संभव होते हैं, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार से। यही आस्तिक की वास्तविक परिभाषा है। इसका अर्थ है जीवन शैली को पवित्रता की ओर बदलकर मानव देह से परे हो जाना या अशरीरी हो जाना, यानी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को परमात्मा अर्थात सुप्रीम सोल की फ्रीक्वेंसी से मैच करना, गीता में जिसे मनमनाभव कहा गया है। यह विशेष रूप से साइकिल के लॉजिकल या अलौकिक अंतिम जन्म के लिए है। तब राजयोग के विज्ञान के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव 4 तरह से होता है। 1. आत्मा से परमात्मा तक टेलीपैथी द्वारा 2 तरफा संवाद। 2. फ्रीक्वेंसी मैच होने के कारण हार्मोनिक्स का निर्माण, जिसका अनुभव अतीन्द्रिय सुख के रूप में होता है, क्योंकि आत्मा की फ्रीक्वेंसी सुप्रीम सोल की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। 3. इमोशनल कोशंट या रेजिलियंस में वृद्धि अर्थात परमात्मा के चार्ज द्वारा आत्मा की चार्जिंग। यह ध्यान से होता है और इससे तनाव या मानसिक पीड़ा कम होती है। सूत्र तनाव अर्थात प्रेशर भागा रेजिलियंस। आत्मा के 7 गुणों से, देह के हठयोग से नहीं, ईश्वर से आत्मा को चार्ज करने की प्रक्रिया। इनपुट राजयोग ज्ञान, पवित्रता अर्थात जीवन शैली में परिवर्तन। प्रोसेस सोल कॉन्शियस रहना, शांति, प्रेम और सुख। आउटपुट गॉड कॉन्शियस का अनुभव, आनंद, जिसके परिणामस्वरूप शक्ति अर्थात सोल पावर या रेजिलियंस बढ़ती है।
4. संस्कार या व्यक्तित्व में परिवर्तन, क्योंकि आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में अर्जित विकार जल जाते हैं और यह सुप्रीम सोल की शक्ति से होता है। उपमा: सूर्य सुप्रीम सोल है, लेंस का फोकस राजयोग है, माइंड और बुद्धि के द्वारा, और कागज विकार है। साइकिल की पूर्णता अनिवार्य है। यह या तो योग अर्थात गॉड कॉन्शियस अवस्था में किए गए कर्मों से होती है, जिसे चित्र में लाल रेखा से दर्शाया गया है, या फिर कर्म भोग से होती है, जिसे चित्र में काली रेखा से दिखाया गया है। कर्मभोग का दर्द सभी आत्माओं के लिए अनिवार्य है, क्योंकि विकारी विश्व की यात्रा के दौरान बॉडी कॉन्शियस अवस्था में किए गए विकर्मों को शून्य करना ही पड़ता है। यह शून्यकरण या तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के माध्यम से, यानी कर्मभोग से, होता है, जहाँ कर्म को क्रॉस के रूप में दर्शाया गया है। न्यूटन के नियम के अनुसार प्रत्येक एक्शन का परिणाम डिलेड रिएक्शन के रूप में आता है, जिसका प्रभाव कई जन्मों तक फैल सकता है, जैसा कि काली रेखा में दिखाया गया है। दूसरा विकल्प राजयोग है। इसमें मानसिक दुख का भोग नहीं होता है और कर्म को पॉजिटिव माना गया है। राजयोग से प्रारब्ध स्क्रिप्ट बनती है, जो रूहानी कर्मों से बनती है, न कि जिस्मानी कर्मों से। यही कार्य एक ही दुर्लभ जन्म अर्थात संगम युग में होता है, जिसका फल निर्विकारी विश्व के 20 जन्मों तक प्राप्त होता है। यह अवसर 33 करोड़ विशेष आत्माओं के लिए लागू माना गया है। अनकॉन्शियस माइंड अंत में आया, पहले गया के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसी कारण ब्लैक लेयर के रूप में दिखाए गए विकार रहते हुए भी गॉड कॉन्शियस होने के कारण जो चार्जिंग होती है, उससे आत्मधर्म आउटपुट में वैसा ही प्रकट होता है जैसा निर्विकारी विश्व में होता है। इसलिए इसे श्रेष्ठ या पॉजिटिव कर्म कहा जाता है। यह मेटाफिजिक्स घटना अर्थात राजयोग द्वारा संभव होता है। यही सतो से तमो की एक दिशीय दिशा को पलट देता है। वही यात्रा जो अन्यथा थर्मल डेथ की ओर जाती, अब साइकिल को पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो जाती है। सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की यात्रा का प्रारंभ बिंदु आत्मा का पहला जन्म है, और यह हर आत्मा के लिए आत्म क्रमांक के अनुसार होता है। जबकि सही समय पर जब सोल वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या 0 हो जाती है, तब ह्यूमन वर्ल्ड से सोल वर्ल्ड की ओर सभी आत्माओं की सामूहिक वापसी यात्रा शुरू होती है। इस सामूहिक वापसी यात्रा को साइकिल का अंत कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में कयामत, शिव की बारात अथवा अपोकैलिप्स के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि यह साइकिल का वास्तविक अंत नहीं, बल्कि साइकिल का परिवर्तन है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के भारतक क्षेत्र, जिसे शाश्वत माना गया है, में आत्माओं की संख्या न तो कभी 0 होती है
और न ही यह क्षेत्र परमाणु विनाश से प्रभावित होता है। साइकिल के अंत के 4 प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, महाभारत या तीसरा विश्व युद्ध भारत को छोड़कर। दूसरा, भारत में गृह युद्ध। तीसरा, प्रकृति के पुनः आरंभ के लिए विश्व भर में प्राकृतिक आपदाएं, नए विश्व में परिवर्तन से पहले। चौथा, सभी आत्माओं के शेष विकारों का शून्यकरण, सूक्ष्म वतन में आत्म साक्षात्कार या पश्चाताप के माध्यम से। पुरुष का वाममार्ग में आवागम प्रति साइकिल 2 बार होता है, अर्थात प्रत्येक 2500 वर्ष में। पहला, सिल्वर युग और कॉपर युग के संगम पर, जब देहभान के कारण काम विकार की शुरुआत होती है। इसे शास्त्रों में आदम ईव एप्पल सिंड्रोम के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा, वर्तमान संगम युग, जो आयरन युग और गोल्ड युग के बीच है, जब विकार शून्य होता है, अर्थात शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, जिसे शास्त्रों में कयामत कहा गया है। जैसा कि पुरुष का विकार प्रकृति की एंट्रोपी को नियंत्रित करता है, वैसे ही पुरुष के विकार में परिवर्तन प्रकृति की एंट्रोपी को पुनः इनिशियलाइज करता है। इसलिए एक समय में केवल 2500 साल का इतिहास ही याद रहता है। प्रश्न, आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाना है? उत्तर, आत्मा सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आती है और फिर वापस सोल वर्ल्ड में चली जाती है। परमपुरुष भी सोल वर्ल्ड में लौट जाता है, लेकिन वह हर कॉस्मिक साइकिल के हर संगम पर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आता है। सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आत्मा की पुनः प्रवेश का अर्थ यह है कि निर्वाण या विलय नहीं होता, क्योंकि गीता के अनुसार आत्मा न तो नष्ट की जा सकती है, न उत्पन्न की जा सकती है, और न ही वह एक दूसरे के साथ या सोल वर्ल्ड के साथ विलय हो सकती है। आत्माओं की संख्या पूरे साइकिल में स्थिर रहती है। इसके अतिरिक्त क्वांटम फिजिक्स के अनुसार 2 इंटीजर का मर्ज होकर फ्रैक्शन नहीं बन सकता। प्रत्येक आत्मा हर कॉस्मिक साइकिल में एक बार सूक्ष्म वतन और सोल वर्ल्ड से होकर गुजरती है और फिर ह्यूमन वर्ल्ड में पुनः प्रवेश करती है। सोल वर्ल्ड में आत्मा के रहने की अवधि सोल पावर के विपरीत अनुपात में होती है, अर्थात जिसकी जितनी अधिक सोल पावर होती है, उसका ह्यूमन वर्ल्ड में रहने का समय उतना ही अधिक होता है। महाभारत शास्त्र के अनुसार सब कुछ गीता उपदेश से प्रारंभ होता है। उसके बाद महाभारत युद्ध होता है। यह क्रम केवल पांडवों, जो गॉड कॉन्शियस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को सद्गति की ओर ले जाता है, जबकि कौरवों, जो नॉन गॉड कॉन्शियस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा आपस में लड़ते यादवों, जो विदेशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को सद्गति प्राप्त नहीं होती। ये 3 घटनाएं, गीता उपदेश, महाभारत युद्ध और पांडवों की सद्गति, ईश्वर के 3 कार्यों से मेल खाती हैं। महाभारत शास्त्र वास्तव में ट्रांजिशन समय या संगम युग अर्थात वर्तमान समय का वर्णन करता है। इसमें पहला गीता उपदेश राजयोग का शिक्षण है, जो परम पुरुष द्वारा दिया जाता है, जैसा कि गीता में भगवान वाच के रूप में उल्लेखित है।
यह आत्माओं को शुद्ध करता है ताकि वे निर्विकारी विश्व या स्वर्ग के योग्य बन सकें। माया, विकार या बॉडी कॉन्शियस पर विजय प्राप्त करना, जिसे मायायुद्ध कहा जाता है, ईश्वर के ट्रांसफॉर्म और प्यूरिफाई कार्य के समान है जो ब्रह्मा द्वारा किया जाता है। दूसरा, प्रकृति का परिवर्तन पुराने या विकारी विश्व से नए या निर्विकारी विश्व में ईश्वर के विनाश कार्य के समान है जो महेश या शंकर की तपस्या के रूप में होता है। तीसरा, स्वर्ग की पालना अर्थात विष्णु या लक्ष्मी नारायण या आदमीव का निर्विकारी राज्य अर्थात गोल्ड युग ईश्वर के संचालन कार्य के समान है। इसके बाद राम सीता का राज्य अर्थात सिल्वर युग आता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सहयोग से परिवर्तन कार्य के लिए सूक्ष्म वतन का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या व्यास जी की गीता में लिखा भगवान वाच उस कालचक्र की सोच से जुड़ा है जिसे सिर्फ परम पुरुष जानते हैं? सच्ची गीता में कृष्ण परम पुरुष के प्रतीक हैं, जबकि अर्जुन हर पुरुष या आत्मा के प्रतीक हैं। हालांकि व्यासलिखित महाभारत गीता के कुछ श्लोक कॉस्मिक साइकिल या सच्ची गीता में वर्णित कुछ बिंदुओं का संदर्भ देते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की आत्माओं, आत्मिक एनर्जी, कर्म, आध्यात्मिक मार्ग और कॉस्मिक नियमों की व्याख्या, जिसे अगले भाग में समझाया जाएगा। काव्यात्मक न्याय सच्ची गीता परम पुरुष द्वारा कृष्ण की आत्मा के माध्यम से सुनाई जाती है, जो स्वर्ण युग के प्रथम राजकुमार और बाद में प्रथम राजा नारायण होते हैं। उपनिषद में नेति नेति का उल्लेख उस परम आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता है जिसे केवल परम पुरुष ही जानते हैं। डायग्राम में इस समय हर आत्मा पीले बिंदु पर है और उसके सामने दो विकल्प हैं। पहला, वह कॉस्मिक साइकिल के खिंचाव में आकर दुख का भोग करते हुए फिर से विकारी विश्व में चली जाए, यह काला मार्ग है। दूसरा, वह जीवन शैली में परिवर्तन करके कॉस्मिक साइकिल को आगे बढ़ाए और निर्विकारी विश्व में प्रवेश करे, यह लाल मार्ग है। जीवन शैली में परिवर्तन का अर्थ है सोल कॉन्शियस बनना, यानी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच करना। अध्यात्म केवल संन्यास लेने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉस्मिक साइकिल के वर्तमान संदर्भ की समझ के आधार पर जीवन शैली में सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में है। यह काम अभी करना है, वरना संभव है फिर कभी अवसर न मिले। यह ड्रामा पहले से तय, स्क्रिप्टेड और शाश्वत साइकिल है। आत्मा ड्रामा को विरक्ति, तटस्थता और साक्षी भाव से देख सकती है, ओनरशिप से ट्रस्टीशिप की ओर आत्मबोध को स्थानांतरित करके केवल गॉड कॉन्शियस बनने पर, ताकि वह अभी मानसिक दुख से बच सके और अगले साइकिल में स्वर्णिम भारत का हिस्सा बन सके। निष्कर्ष यह है कि यहाँ जो समझाया गया है वही हर आत्मा के लिए अनुसरण करने योग्य परमात्मा की सच्ची गीता है, ताकि वह अर्जित विकारों से मुक्त होकर अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त कर सके और कॉस्मिक ड्रामा का तटस्थ साक्षी बन सके, जहाँ हर आत्मा पहले से रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट निभा रही है। भाग 4,
सच्ची गीता के अनुसार कॉस्मिक साइकिल से प्राप्त आध्यात्मिक नियमों का अवलोकन। आत्माओं के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार 1, परम पुरुष या परमात्मा केवल संगम युग में अवतरण के द्वारा जन्म लेता है, ब्रह्मा के शरीर में, और आत्मा क्रमांक 0 के रूप में मानव वृक्ष के शीर्ष पर स्थित रहता है। इसके बाद आत्माएं सोल पावर के विपरीत क्रम में उल्टे वृक्ष पर स्थित होती हैं। प्रकार 2, देवता आत्माएं, जिनका प्रवेश केवल निर्विकारी विश्व में होता है। ये कुल 33 करोड़ विशेष आत्माएं मानी जाती हैं। प्रकार 3, अन्य धर्मों की आत्माएं, वे विकारी दुनिया में प्रवेश करती हैं, जहां वे हिंदुओं अर्थात सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, जो वास्तव में देव आत्माओं से परिवर्तित हुए होते हैं। प्रकार 4, धार्मिक संस्थापक, जो विकारी विश्व में प्रवेश करते हैं। उनका पहला जन्म अवतरण के रूप में होता है और तब वे विशिष्ट धर्म का उपदेश करते हैं। आध्यात्मिक सारांश। आत्मा की एनर्जी यानी विचार या आत्मा की अवस्था और उससे बनने वाली कर्मिक अवस्था, यह सब युग या समय के अनुसार बदलता है। निर्विकारी विश्व में यह संकल्प की अवस्था है, यानी सोल कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म 0 यानी अकर्म होता है और इसे ग्राफ में लाल रेखा से दिखाया गया है। विकारी विश्व में यह विकल्प की अवस्था है, यानी बॉडी या रोल कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म नेगेटिव यानी विकर्म होता है और इसे जोड़ती हुई काली रेखा से दर्शाया गया है। ट्रांजिट वर्ल्ड यानी डायमंड वर्ल्ड में 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प योग विकल्प श्रेष्ठ संकल्प की अवस्था है, यानी गॉड कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म पॉजिटिव यानी श्रेष्ठ कर्म होता है और यह पीले बिंदु से निकलती हुई लाल रेखा द्वारा दिखाया गया है। दूसरा विकल्प भोग विकल्प पश्चाताप की अवस्था है, यानी बॉडी कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म क्रॉस के रूप में माना गया है और यह पीले बिंदु से निकलती हुई काली रेखा द्वारा दिखाया गया है। मुख्य बात यह है कि कर्म करते समय आत्मा की स्थिति कैसी है। यदि आत्मा की स्थिति नेगेटिव है तो विकारी विश्व में कर्म सिद्धांत लागू होता है। यदि आत्मा की स्थिति पॉजिटिव है तो निर्विकारी विश्व के लिए स्क्रिप्ट बनती है, जहां आत्मा की स्थिति हमेशा 0 रहती है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत संकल्प से सृष्टि अर्थात प्रकृति के अनुसार सुख की परिभाषा यह है कि यह अनुभूति प्रत्येक आत्मा को निर्विकारी दुनिया में सोल कॉन्शियस अवस्था में निरंतर होती रहती है। यही अनुभूति आत्मा को गॉड कॉन्शियस अवस्था में संगम युग के दौरान भी होती है। विकार के कारण उत्पन्न विकल्प इस अनुभूति में बाधा डालता है और वही दुख का कारण बनता है। माइक्रो लेवल पर सोल या सुप्रीम सोल की स्क्रिप्ट पुरुष के कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करती है और वही आगे चलकर प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है। यह बात थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी वाइब्रेशंस की थ्योरी के आधार पर समझाई जा सकती है। यही आगे चलकर कॉस्मिक साइकिल अर्थात कालचक्र के लिए एक वैज्ञानिक थ्योरी का आधार बन सकती है।
परम पुरुष की प्राप्ति के दो मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग। यह सूक्ष्म है और आत्मधर्म पर आधारित है। इसका अर्थ है परम पुरुष के साथ सीधा, डायरेक्ट, पिता, शिक्षक और सद्गुरु के स्थापित संबंध के आधार पर दो तरफा संवाद। यह पूरे कॉस्मिक साइकिल के भीतर रोल रिवर्सल के सिद्धांत से जुड़ा है। यह उन आत्माओं पर लागू होता है जो संगम युग में गॉड कॉन्शियस बनती हैं। रोल रिवर्सल का सत्य सिद्धांत यह है, पूज्य और पुजारी की भूमिकाएं बदलना, विष्णु और ब्रह्मा की भूमिकाएं बदलना, और हम सो हम, यानी मैं वह था। जबकि शास्त्रों के अनुसार सिद्धांत है सोहम अर्थात मैं वही हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि अर्थात यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। दूसरा है भक्ति मार्ग। यह स्थूल क्रिया है और जन्म धर्म पर आधारित है। इसमें धार्मिक संस्थापकों की दृश्य मूर्तियों आदि के माध्यम से परम पुरुष के साथ एक तरफा, इनडायरेक्ट भावनात्मक संवाद होता है। यह दुनिया के ज्ञात इतिहास पर लागू होता है। हर आत्मा भक्ति मार्ग से गुजरती है, लेकिन केवल विशेष आत्माओं को पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार ज्ञान मार्ग का वरदान मिलता है। इससे वे संगम युग में परम पुरुष को पहचानकर स्वयं का परिवर्तन कर पाती हैं, नरक यानी विकारी से स्वर्ग यानी निर्विकारी की ओर बढ़ती हैं। एक मार्ग शरीर और बाहरी संसार को शुद्ध करता है, जबकि दूसरा मार्ग आत्मा और आंतरिक संसार को शुद्ध करता है। अध्यात्म संगम युग में आत्मा की यात्रा है, जिसमें आत्मा बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनती है। यह परिवर्तन गॉड कॉन्शियस के सहारे होता है। इसका अर्थ है जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन जिससे आत्मा की फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। अध्यात्म आत्मा के लिए रोज का भोजन भी है, यानी ज्ञान, जो आत्मा में पॉजिटिविटी भरता है। अध्यात्म आत्मा की रोज की एक्सरसाइज भी है, यानी योग, ताकि व्यक्ति गॉड कॉन्शियस बना रहे। पुरुष सामान्य रूप से प्रकृति को और विशेष रूप से शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए अध्यात्म आपको 4H देता है, माइंड की हैप्पीनेस, शरीर की हेल्थ, दूसरी आत्माओं के साथ रिश्तों में हार्मनी और प्रकृति के साथ हार्मनी, यानी हेवन। विकारों का अर्जन कालचक्र के 2 युगों के दौरान अपने आप होता रहता है, लेकिन केवल अध्यात्म यानी राजयोग अर्थात गॉड कॉन्शियस रहकर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में अर्जित विकारों को हटाया जा सकता है। इससे संगम युग में होने वाली मानसिक तकलीफ टल सकती है और आगे चलकर निर्विकारी डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड यानी हेवन में प्रवेश संभव होता है, जहां केवल और हमेशा सुख होता है। दूसरा विकल्प यह है कि अभी दुख और तकलीफ सहते रहें और विकारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा बने रहें, जहां कर्मिक गति के आधार पर सुख और दुख दोनों चलते हैं। इसलिए अध्यात्म विकार चक्र से जुड़ा विषय है, जो आगे चलकर काल चक्र से जुड़ता है।
नियम सारांश। 4 कॉस्मिक नियम इस ड्रामा को शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। नियम 1। फिजिक्स के अनुसार सतों से तमों की यात्रा चारों युगों में समान रूप से प्रत्येक आत्मा पर लागू होती है। इसे काली बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नियम 2। साइकिल का नियम, जहां मेटाफिजिक्स की घटना अर्थात संगम युग में परम पुरुष का हस्तक्षेप, जो वर्तमान युग है, फिजिक्स के नियम 1 को अमान्य करता है। यह तमों से सतों की विपरीत दिशा की यात्रा के लिए होता है। इसे भूरे रंग की बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नियम 3। साइकिल की पूर्णता अर्थात रेखा का विपरीत दिशा में जाना। यह या तो योग द्वारा लाल रेखा से होता है या भोग द्वारा काली रेखा से। नियम 4। काव्यात्मक न्याय, राजयोग का पुरुषार्थ और उसके बाद निर्विकारी विश्व का प्रारब्ध। यह लाल रेखा से निर्विकारी विश्व की लाल रेखा तक लागू होता है, 33 करोड़ देवताओं के लिए। अन्यथा पश्चाताप और भोग काली रेखा से विकारी विश्व की काली रेखा तक चलते हैं। कॉस्मिक साइकिल और अध्यात्म के सहसंबंध का एक अद्वितीय अवलोकन एक ही स्क्रीन, फ्रेम और कैनवास पर प्रस्तुत है। ड्रामा का स्पेस डायमेंशन 3 विश्वों से मिलकर बनता है: सोल, निराकार वर्ल्ड, ह्यूमन, साकार वर्ल्ड और सबटल, आकार वर्ल्ड। ड्रामा का टाइम डायमेंशन 5 युगों और 7 सर्कल द्वारा दर्शाया गया है। इसमें 4 सर्कल 4 युगों के लिए हैं और 3 सर्कल संगम युग के लिए, जिनमें योग के लिए 2 और भोग के लिए 1 है। इसे 3 लॉजिकल विश्वों में वर्गीकृत किया गया है: निर्विकारी विश्व, विकारी विश्व और ट्रांजिशन विश्व। कर्म के 4 प्रकार हैं: 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्रॉस। ड्रामा के 3 अभिनेता हैं: पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष। 4 नियमों के परिणामस्वरूप यह ड्रामा कालचक्र बनता है। ईश्वर के 3 कार्य हैं: ब्रह्मा से सृजन, विष्णु से संचालन और महेश से विनाश। ड्रामा के दौरान मानव आत्माओं में विकार का अर्जन और निष्कासन होता है और इसी के परिणामस्वरूप कालचक्र बनता है। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की वे घटनाएं जो ड्रामा को प्रभावित करती हैं, इसी ढांचे में समझाई गई हैं। भाग 5। भौतिकी के नियम संदर्भ। कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र के पीछे का विज्ञान या फिजिक्स क्या है? इसमें क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल और जनरल, थर्मोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तथा द्वैत और अद्वैत दर्शन ये सभी कैसे संबंधित हैं?
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो प्रकृति को दर्शाता है, यदि बिफोर ऑब्जर्वेशन और आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन दोनों स्थितियों में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है। ऑब्जर्व्ड मल्टीपल लाइंस वेव बिहेवियर को दर्शाती हैं, जबकि ऑब्जर्व्ड टू लाइंस पार्टिकल बिहेवियर को दर्शाती हैं। आम तौर पर प्रकृति एनर्जी होती है, अर्थात वेव के रूप में, यानी मल्टीपल स्टेट्स की सुपरपोजिशन में। लेकिन जब पुरुष अपने कॉन्शियस माइंड से प्रकृति को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, तब प्रकृति अपना बिहेवियर बदल देती है, यानी एनर्जी से मास अथवा पार्टिकल रूप में आ जाती है और मल्टीपल स्टेट्स से सिंगल स्टेट में आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुष का कॉन्शियस माइंड केवल सिंगल स्टेट को ही समझ पाता है। इसलिए प्रकृति को सुपरपोजिशन के मल्टीपल स्टेट्स से कोलैप्स होकर सिंगल स्टेट में आना पड़ता है। इसे पासे के उदाहरण से समझाया जा सकता है। हवा में उछला हुआ पासा एक साथ 6 स्टेट्स में माना जा सकता है, लेकिन हथेली में आने के बाद वह 6 में से किसी एक स्टेट में होता है और वही मेजरमेंट का रिजल्ट होता है। इससे प्रकृति की ड्यूअलिटी सिद्ध होती है। अब यदि टू लाइंस यानी पार्टिकल का मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन से पहले और ऑब्जर्वेशन के बाद दोनों स्थितियों में एक ही परिणाम देता है, तो इसका अर्थ है कि कॉज और इफेक्ट का डायरेक्ट सहसंबंध नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति का बिहेवियर एक प्रीडिटरमाइंड यानी पहले से रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। वही स्क्रिप्ट पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्डेड होती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहीत एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट कॉन्शियस माइंड द्वारा उत्पन्न विचारों को नियंत्रित करती है। इस प्रकार न्यूरोसाइंस क्वांटम फिजिक्स को फिर से प्रमाणित करती है। प्रकृति की स्क्रिप्ट भी नियंत्रित होती है, जिसे वर्ल्ड लाइन कहा जाता है। वर्ल्ड लाइन घटनाओं या बिंदुओं का एक क्रम होती है। इवेंट यानी घटना एक पहले से निर्धारित 4 डायमेंशन वाला बिंदु है जो 3 डायमेंशन वाले स्पेस के निर्देशांक x, y, z या r और 1 डायमेंशन वाले टाइम निर्देशांक से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं यानी घटनाओं का क्रम मिलकर वर्ल्ड लाइन अर्थात स्क्रिप्ट बनाता है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल में समझाया गया है। निष्कर्ष यह है कि पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को कंट्रोल करती है।
प्रकृति की क्वालिटी को पुरुष की क्वालिटी से संबंधित करने की व्याख्या हीट इंजन की दो स्टेट्स, आइडियल और रियल की उपमा के माध्यम से समझाई जा सकती है। हीट इंजन की आइडियल स्टेट डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर दिखाती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो में बदलाव कांस्टेंट रहता है और कोई लीकेज नहीं होता। जबकि हीट इंजन की रियल स्टेट में बिहेवियर इंडिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स जैसे फ्रिक्शन के कारण लीकेज होता है। यह बात थर्मोडायनामिक्स के क्लॉजियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी और कार्नोट साइकिल के कॉन्सेप्ट से समझाई जाती है। हीट इंजन की एंट्रोपी का सोल इंजन के विकार से क्या संबंध है? डेल्टा एस थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेट्स के बीच एंट्रोपी का डिफरेंस है। इसे कैपिटल एस से संबंधित किया जाता है, जो किसी सिंगल स्टेट की एब्सोल्यूट स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी होती है, और यह प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद इसे कैपिटल एच से संबंधित किया जाता है, समान फिजिक्स फॉर्मूला पर आधारित जो इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी है और मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर समझी जाती है। इन्फॉर्मेशन का अर्थ मेमोरी और प्रोसेसिंग है, इसलिए इसे ह्यूमन ब्रेन से संबंधित किया जा सकता है और आगे चलकर ह्यूमन ब्रेन को पुरुष के माइंड और बुद्धि से संबंधित किया जा सकता है। कैपिटल एच यानी इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी बाइनरी ट्री की डेप्थ से रिप्रेजेंट की जाती है। यह डेप्थ बाइनरी ट्री के इन्फॉर्मेशन नोड्स की संख्या यानी कैपिटल एन के अनुरूप होती है। इसलिए ट्री की डेप्थ को पुरुष की विकार लेयर्स से और ट्री में नेविगेशन को पुरुष के विकल्प से संबंधित किया जा सकता है। इस तरह प्रकृति की एंट्रोपी पुरुष के विकार से संबंधित हो जाती है, जिसे डायग्राम में ब्लैक लेयर के रूप में दिखाया गया है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पुरुष प्रकृति को कंट्रोल करता है। निष्कर्ष, पुरुष की क्वालिटी यानी विकार प्रकृति की क्वालिटी यानी एंट्रोपी को कंट्रोल करती है। प्रकृति या हीट इंजन को पुरुष या सोल इंजन से संबंधित किया जाता है। प्रकृति की इनपुट हीट एनर्जी पुरुष की स्क्रिप्ट से संबंधित है। प्रकृति की एग्जॉस्ट एनर्जी पुरुष के संकल्प से संबंधित है।
प्रकृति की एक्सर्जी या लीकेज पुरुष के विकल्प से संबंधित है। प्रकृति या हीट इंजन का वर्क टन पुरुष के कर्म से संबंधित है। हीट इंजन की आइडियल अवस्था पुरुष के आत्मधर्म से संबंधित है, जबकि हीट इंजन की रियल अवस्था पुरुष के विकार से संबंधित है। बाहरी वातावरण में प्रकृति का सोर्स तापमान सोल पावर से संबंधित है और प्रकृति का सिंक तापमान वातावरण में आत्माओं की संख्या से संबंधित है। प्रकृति की अवस्था का प्रकार डिटर्मिनिस्टिक या इंडिटर्मिनिस्टिक ह्यूमन वर्ल्ड में कर्म और मृत्यु के प्रकार को नियंत्रित करता है। ग्रेविटी न्यूटन के अनुसार नीचे की ओर खींचने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के मास के कारण 4 डिमेंशन वाले प्लेन में बने इलास्टिक फैब्रिक की ज्योमेट्रिकल कर्वेचर है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार समझाया गया है। निष्कर्ष यह है कि पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को कंट्रोल करती है और यह स्क्रिप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार स्ट्रेट लाइन न होकर सर्कल यानी साइकिल बन जाती है, अर्थात कॉस्मिक साइकिल या कालचक्र। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल सिद्धांत स्पेशल सिद्धांत को अमान्य ठहराता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार दोनों ऑब्जर्वेशन अर्थात बिफोर ऑब्जर्वेशन और आफ्टर ऑब्जर्वेशन का परिणाम एक सा ही होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों समान हैं, अर्थात यह संकेत करता है कि स्क्रिप्ट एक साइकिल है। नीचे की ओर झुका हुआ काला तीर अंतिम 2 युगों में सतो से तमो की ओर जाने की स्वचालित प्रक्रिया को दर्शाता है। पुरुष विकार और विकल्प उत्पन्न करता है और प्रकृति एंट्रोपी तथा लीकेज या एक्सर्जी उत्पन्न करती है। साइकिल मैकेनिज्म के अनुसार मेटाफिजिक्स घटना के तहत 2 तीर उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाए जाते हैं। पुरुष द्वारा या तो श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ कर्म यानी पॉजिटिव कर्म के माध्यम से प्रारब्ध स्क्रिप्ट उत्पन्न की जाती है, अर्थात लाल तीर की विपरीत दिशा में, या फिर पश्चाताप उत्पन्न किया जाता है, अर्थात काले तीर की विपरीत दिशा में। यह विकार को शून्य कर देता है, जिससे कॉस्मिक साइकिल पूर्ण हो जाता है। इसी के अनुरूप प्रकृति भी उत्पन्न एंट्रोपी तथा एक्सर्जी या लीकेज को शून्य कर देती है।
आत्मा की अवस्था, आत्मा की एनर्जी और कर्म की अवस्था, इन तीनों के बीच का सहसंबंध यहाँ दर्शाया गया है। पुरुष की स्क्रिप्ट विभिन्न प्रकार के विचार यानी वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है। यही आगे चलकर विभिन्न प्रकार के कर्मों में परिणत होते हैं। इसे सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से समझाया गया है। फिजिक्स की अनेक शाखाएं कभी साइज के आधार पर तो कभी गति के आधार पर कार्य करती हैं, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, और चाहे गति प्रकाश की गति के निकट ही क्यों न हो। इन सभी शाखाओं को एक गणितीय मॉडल के अंतर्गत एकीकृत किया जा सकता है, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। यही मॉडल 11 डायमेंशंस में स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस के आधार पर कॉस्मिक साइकिल के सभी पहलुओं को समझाने के लिए कार्य करता है। द्वैत का अर्थ है द्वैत्व, जबकि अद्वैत का अर्थ है एकत्व या समरूपता। अद्वैत और निर्लेप का सिद्धांत यह दर्शाता है कि सभी आत्माएं एक ही शुद्ध, निर्लेप, निर्विकारी तत्व का भाग हैं, जिसे ईश्वर या छठे तत्व का आत्मालोक कहा जाता है। यह शुद्धता की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्तिगत मानव आत्मा विकार साइकिल से प्रभावित नहीं होती। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अद्वैत दर्शन के अनुसार कालचक्र संभव नहीं है। हालांकि अद्वैत पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि एक प्रकार की सापेक्ष धारणा है। पुरुष, प्रकृति, जिसमें सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड शामिल हैं, और परम पुरुष, ये तीनों अलग अलग रियल एंटिटीज हैं। इसलिए यह द्वैत आधारित फिलॉसफी मानी जाती है। निर्विकारी विश्व में अद्वैत जैसा अनुभव होता है, अर्थात एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य और देवता संस्कृति में एकता। वहाँ परम पुरुष की भूमिका नहीं होती। इसे ह्यूमन ट्री के रेड पार्ट से दिखाया गया है, जिसकी अवधि 2500 साल मानी गई है, जबकि विकारी विश्व में द्वैत फिलॉसफी होती है।
यहाँ एकता नहीं होती, क्योंकि कई धर्म, कई देश और कई राज्य होते हैं। हाँ, संगम युग में चुनी हुई आत्माओं के लिए परम पुरुष की भूमिका होती है। वे गॉड कॉन्शियस बनती हैं, अगले साइकिल में निर्विकारी विश्व में जाती हैं और वहाँ सापेक्ष अद्वैत का अनुभव करती हैं। विकारी विश्व को ह्यूमन ट्री के ब्लैक पार्ट से दिखाया गया है, जिसमें कई शाखाएं हैं। इसकी अवधि भी 2500 साल मानी गई है। संगम युग में सापेक्ष अद्वैत का अनुभव राजयोग के दौरान अस्थायी रूप से होता है। हालांकि अभ्यास के द्वारा इस अनुभव को स्थायी अनुभूति में बदला जा सकता है।